नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 2। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर विजिट कर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों लैंग्वेज में मेरे वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट के वीडियो में मैंने कुछ फेमस वर्कर के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था कि यह जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स यह काफ़ी वॉल्यूमिनस और बहुत ही लेंथी टॉपिक है। इस वजह से मैंने इसको 6 भागों में बांटा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने फेमस वर्कर और उनके द्वारा किए गए जेनेटिक्स फील्ड में कार्य के बारे में चर्चा की। आज इस वीडियो में मैं वर्ष 2016 तक में किए गए जेनेटिक्स फील्ड में किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करूँगा। अन्य कार्यों के बारे में पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिस्कशन किए जाएंगे। तो जो 2016 से बाद में किए गए वर्क हैं वो अन्य वीडियो में देखेंगे। लास्ट के वीडियो में पार्ट 6 में जेनेटिक्स फील्ड में ऐसे रिसर्चर जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनके बारे में चर्चा किया जाएगा और किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये भी बताया जाएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस आज के पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 2 का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2050 ईसा पूर्व में एरिस्टोटल ने सबसे पहले यह बताया था कि सीमेन जो है जो रिप्रोडक्शन में जिसका अहम योगदान होता है वह प्यूरिफाइड ब्लड है। एरिस्टोटल का मानना था, सजेस्ट उन्होंने किया था कि सीमेन प्यूरिफाइड ब्लड है। और 1977 में लिवन हॉक ने सबसे पहले एनिमल्स में स्पर्म को देखा था। तो सबसे पहले देखने की जहाँ तक बात है तो लिवन हॉक ने स्पर्म को एनिमल्स में देखा था सबसे पहले। 1866 में वर्ष 1866 में मेंडल ने अपने शोध कार्य को पब्लिश किया था और उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी कि ये जो ट्रेट इनहेरिट होते हैं वह डिस्क्रीट होते हैं। ट्रेट आपस में मिलते नहीं हैं, वह बिल्कुल डिस्क्रीट अलग अलग ट्रांसमिट होते हैं। उनका कॉम्बिनेटोरियल रूल उन्होंने दिया डिफरेंट, लगभग उन्होंने 7 ट्रेड को स्टडी किया था। उनके बीच में कॉम्बिनेशंस 2-3 कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने देखा और उन्होंने पाया कि ये जो भी ट्रेट होते हैं ये आपस में मिलते नहीं हैं। वह एक जनरेशन में एक साथ आते हैं तो फिर दूसरे जनरेशन में वह एक फिर से अलग भी हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जितने भी ट्रेट है वो इस तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं कि वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य को जो मेंडल ने 1866 में पब्लिश किया था, उन्हें तुरंत बाद तो काफ़ी सालों तक किसी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिला। हाँ, वर्ष 1900 में उनके कार्य को रिकॉग्निशन मिला, मेंडल के कार्य को रीडिस्कवर किया गया। 1869 में डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लियन कहा गया और उसे जो आइडेंटिफाइड करने वाले वर्कर थे उनका नाम था मिसर। मिसर ने 1869 ईस्वी में डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम न्यूक्लियन दिया। The significance of DNA is not appreciated for over 70 years, and in 1889, his student Richard Altman named it nucleic acid, and he told that this substance was found in only chromosome. 1869 में
मीसर ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, उसे न्यूक्लियन नाम दिया था, लेकिन उसके बाद लगभग 70 सालों तक डीएनए के सिग्निफिकेंस को इतना ज़्यादा अहम नहीं, उसको अहमियत नहीं दिया गया डीएनए को, कि डीएनए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1889 ईस्वी में मिस्र के स्टूडेंट थे, उनका नाम था अल्टमान। उन्होंने न्यूक्लियन का नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, और उन्होंने बताया कि यह जो है यह क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में मिलते हैं ये न्यूक्लिक एसिड। 1873 में सेल्डर ने सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बताया कि माइटोसिस होते हैं, सेल्स के अंदर माइटोसिस होते हैं। 1875 में हार्टविग ने सबसे पहले बताया कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं और जायगोट बनाते हैं। इस बारे में 1875 में हार्टविग ने बताया। वर्ष 1875 में ही स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। 1879 ईस्वी में फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया। वर्ष 1880 से 1890 के बीच में फ्लेमिंग, स्ट्रासबर्गर और वेनेडेन रिसर्चर्स ने सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है इस बारे में अहम जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम किस तरीके से इक्विलैटरल प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में आते हैं, और वो फिर एनाफेज में किस तरीके से अलग होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में ये सारे अध्ययन फ्लेमिंग, स्ट्रासबर्गर और वेनेडेन के द्वारा 1880 से 1890 के बीच में किए गए। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया। यह नाम क्रोमोसोम सबसे पहले वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में दिया। 1889 में विजमैन ने जर्मप्लाज्म थ्योरी दिया। विजमैन ने सबसे पहले बताया कि हमारे जो भी बॉडीज़ के अंदर दो तरीके के टिश्यूज़ सेल्स होते हैं, एक तो सोमेटोप्लाज्म होता है और दूसरा जर्म प्लाज्म होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो सोमेटोप्लाज्म से हमारा शरीर बनता है, और सोमेटोप्लाज्म से किसी भी तरीके का कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। किसी भी इंडिविजुअल के डेथ के साथ ही सोमेटोप्लाज्म भी समाप्त हो जाता है, और यह अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है सोमेटोप्लाज्म के थ्रू। जर्म प्लाज्म रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और जर्म प्लाज्म के थ्रू जो कैरेक्टर या ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो यह अहम जानकारी विजमैन ने 1889 ईस्वी में दिया। हमने जो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 1 जो मैंने डिस्कशन किया है, उसमें थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो आप हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 1 के वीडियो को, इन जानकारियों को विस्तार में देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 1889 ईस्वी में ह्यूगो डेवरिज ने इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म कम इन पार्टिकल, यह एक उन्होंने यह हाइपोथेसिस दिया, उनका पास्टुलेट्स था कि जो भी इनहेरिटेंस होते हैं स्पेसिफिक ट्रेट का ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो पार्टिकल के रूप में होते हैं। और ये जो पार्टिकल है उसने पेंजिन्स का नाम दिया। डार्विन ने भी पेंजिन टर्म का यूज किया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। वर्ष 1900 में लैंड स्टेनर ने सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट दिया था। ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट लैंड स्टेनर ने 1900 ईस्वी में ह्यूमन बीइंग में दिया था। वर्ष 1900 में मेंडल के एक्सपेरिमेंट के उनके कार्यों को, जिसे मेंडल ने 1866 में पब्लिश किया था, उसे रीडिस्कवर किया गया। और रीडिस्कवर करने वाले रिसर्चर्स के नाम थे कोरेंस, ह्यूगो डेवरिज एंड चर्मैक। और
इस रीडिस्कवरी के बाद मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत यहीं से हुई। वर्ष 1900 में जब मेंडल के कार्यों को रीडिस्कवर किया गया, उसे वैलिडिटी दी गई मेंडल के कार्यों को, तो वहाँ से एक साइंटिस्टों को एक जेनेटिक्स या फिर कहे तो इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है इस बारे में एक बहुत ही पुख्ता अंदाजा हो चुका था। और यहाँ से जो जेनेटिक्स है वो मॉडर्न जेनेटिक्स शुरू हुआ और काफ़ी तेज गति से जेनेटिक्स के ऊपर कार्य हुए। वर्ष 1901 में ह्यूगो डेवरिज ने टर्म म्यूटेशन को दिया। उन्होंने बताया कि म्यूटेशन के ऊपर म्यूटेशन थ्योरी भी ह्यूगो डेवरिज ने दी थी, और यह जो टर्म है म्यूटेशन, यह भी ह्यूगो डेवरिज के द्वारा ही 1901 ईस्वी में दिया गया था। वर्ष 1902 में एक ह्यूमन डिजीज जिसे अल्केप्टेन्यूरिया बोला जाता है, उससे बताया गया कि सबसे पहले यह बताया गया कि जो भी डिजीज होते हैं उनके जेनेटिक कॉज होते हैं, और एक कंसेप्ट दिया गया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और यह सारे कंसेप्ट जो दिया गया था रिसर्चर थे सर आर्चिबाल्ड गैरोड के द्वारा, यह सभी कार्य किए गए थे। वर्ष 1902 में क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रपोज किया गया था सटन के द्वारा। बोबरी ने बताया कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, वो आपस में भिन्न होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं। और क्रोमोसोम थ्योरी में बोबरी का भी योगदान माना गया। तो जब हम क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सटन एंड बोबरी दोनों का योगदान इसमें आता है। वर्ष 1902 में बैटसन ने जायगोट का कंसेप्ट दिया था कि जब मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवन फर्टिलाइज करते हैं तो वहाँ से जायगोट बनता है। यह जो कंसेप्ट था यह बैटसन के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1902 में ही मैकक्लंग ने सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे। मैकक्लंग ने बताया था कि ऐसा कुछ सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है। तो यह कार्य 1902 में मैकक्लंग के द्वारा किया गया था। वर्ष 1902 से 1909 के बीच में कई सारे टर्म दिए गए थे विलियम बैटसन के द्वारा। ये टर्म थे जेनेटिक्स, कैरेक्टर, एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, जायगोट, F1, F2 और एलिलोमॉर्फ। ये सारे टर्म दिए गए थे बैटसन के द्वारा। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये जो अभी आपने देखा कि ये बैटसन के द्वारा ये सारे टर्म दिए गए, और ये जो कंसेप्ट जायगोट का था वो भी बैटसन के द्वारा ही दिया गया था। टर्म भी दिया था और कंसेप्ट भी जायगोट का बैटसन ने ही दिया था 1902 में। तो 1902 से 1909 के बीच में बैटसन ने काफ़ी सारी जेनेटिक्स फील्ड में काफ़ी सारे कार्य किए थे। वर्ष 1904 में मोंटगोमरी ने ऑटोसोम के ऊपर कार्य किया था। मोंटगोमरी ने ऑटोसोम्स के ऊपर कार्य किए थे वर्ष 1904 में। ऑटोसोम्स वैसे क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर दूसरी क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में जैसे 46 क्रोमोसोम है तो 2 सेक्स क्रोमोसोम है XY, और जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उसे एक साथ हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। वर्ष 1905 में बैटसन एंड पुनेट ने यह बताया था कि जीन जो आपस में लिंक्ड होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ वही जीन दिखाते हैं जो लिंक्ड नहीं होते हैं। लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते हैं। वर्ष 1905 में ही स्टीवेंस एंड विल्सन ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में बताया कि सेक्स क्रोमोसोम किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन करता है। उन्होंने अलग अलग कार्य करते हुए बताया कि XX जो है वो फीमेल डिटरमाइन करता है और XY मेल
को डिटरमाइन करता है। वर्ष 1905 में ही फार्मर और मुरे ने मियोसिस को डिस्कवर किया। वर्ष 1907 में विंकलर ने काइमेरा के ऊपर अपना कार्य किया। काइमेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के जीनोटाइप्स होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो जीनोटाइप्स होते हैं सेल्स के या टिश्यूज़ के, वह एक से ज़्यादा होते हैं। जनरली हम जानते हैं कि ऐसा कंसेप्ट माना जाता है कि जो जीनोटाइप होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है इंडिविजुअल का, वो एट द टाइम वो काफ़ी पहले डिटरमाइन हो जाता है और वह बिल्कुल लास्ट तक सेम जेनेटिक मेकअप ही रहता है इंडिविजुअल का, एक्सेप्ट सर्टेन म्यूटेशंस। और यह भी बोला जाता है कि जो एक पार्टिकुलर सेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जीनोटाइप्स एक पार्टिकुलर सेल में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मिलते हैं, वही सेम जीनोटाइप, वही जेनेटिक मेकअप हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर, हर एक टिश्यू के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर सेम रहता है। दो तरीके के जेनेटिक मेकअप वाले सेल्स जनरली इंडिविजुअल्स में नहीं मिलते हैं। लेकिन काइमेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के जनरली दो से ज़्यादा तरीके के जीनोटाइप्स जेनेटिक मेकअप वाले सेल्स कोशिकाएं मिलती हैं। यह जनरली नेचर में भी कभी कभी मिलते हैं, रेयरली, लेकिन जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जनरली इस तरीके के काइमेरा बनाए जाते हैं। वर्ष 1908 में हार्डी एंड विनबर्ग ने प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम दिया था। पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम का जो प्रिंसिपल था वो 1908 में हार्डी एंड विनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेरा एक वीडियो है, अलग से ही वीडियो है, हार्डी विनबर्ग लॉ। उसके अंदर ये प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार में डिस्कस किया गया है। तो आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। वर्ष 1909 में नील्सन एंड एहले ने क्वांटिटेटिव ट्रेड्स एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में थ्योरी दिया था। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही मेरा एक वीडियो है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होते हैं, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वर्ष 1909 में जोहानसन ने कई सारे टर्म दिए थे। उसमें से टर्म जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, ये कई सारे टर्म 1909 में जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जैनसन ने वर्ष 1909 में ही काइज़मा के ऊपर कार्य किए थे। काइज़मा या फिर काइज़माटा हम सिंगुलर में बोलते हैं। वह ऐसा क्रोमोसोम जब रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, तो जिस पॉइंट में पर क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, उस पॉइंट को क्रॉसिंग ओवर के समय हम उस पॉइंट को काइज़मा बोलते हैं। इसे स्टडी किया गया था 1909 में जैनसन के द्वारा। वर्ष 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर कार्य किया था। ये जो थ्योरी ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यह मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। बाद में उन्होंने म्यूटेशन पर भी कार्य किया और उन्होंने बताया फ्रूट फ्लाई में वाइट आई के बारे में म्यूटेशन के ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन का वर्क था और उसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की मदद से इन चीज़ों को स्टडी किया गया था। फिर बाद में उन्होंने लिंकेज के प्रिंसिपल को भी दिया था, जीन थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, इन सारी चीज़ों पर थॉमस हंट मॉर्गन के कार्य किए गए थे, के द्वारा कार्य किए गए थे। वर्ष 1910 में विल्सन ने
हेट्रोगेमेटिक एंड होमोगेमेटिक का कंसेप्ट दिया था। वर्ष 1912 में मॉर्गन एंड कार्टेल ने क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट दिया था। वर्ष 1912 में ही नवासीन ने ईडियोग्राम के ऊपर कार्य किया था। ईडियोग्राम हम इस तरीके से बता सकते हैं, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्रोमोसोम्स के जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, डायग्राम बनाकर जो रिप्रेजेंटेशन क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकेशन के किए जाते हैं, उसे हम ईडियोग्राम बोलते हैं। वर्ष 1913 में स्टुअर्ट ने सबसे पहले लिंकेज मैप क्रिएट किया था। स्टुअर्ट जो कि थॉमस हंट मॉर्गन के साथ कार्य कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले लिंकेज मैप दिया था। लिंकेज मैप जनरली जीन की मैपिंग में यूज किया जाता है और इसमें लिंकेज की मदद से हम डिफरेंट जीन्स की मैपिंग करते हैं, लोकेशन को हम बताते हैं। तो यह सबसे पहले मॉर्गन के साथ कार्य करने वाले एक वर्कर है अल्फ्रेड स्टुअर्ट, उन्होंने दिया था यह कंसेप्ट वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 में ही ब्रिज ने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। उन्होंने रिवील किया था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जनरली ट्रेट मदर से सन में आता है और फादर से डॉटर में आता है। एक पार्टिकुलर ट्रेट से डिफरेंट ट्रेट में, दूसरी तरीके के एक पार्टिकुलर सेक्स से दूसरे अपोजिट सेक्स में ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर, मदर से सन में और फादर से डॉटर में। वर्ष 1914 में सल ने क्वाइंड किया था टर्म हेट्रोसिस। उन्होंने हेट्रोसिस शब्द को दिया था, टर्म वर्ड हेट्रोसिस सल ने दिया था। हेट्रोसिस के अंतर्गत यह एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वह उसकी परफॉर्मेंस दोनों तरीके के होमोजाइगोट रिसेसिव, होमोजाइगोट डोमिनेंट, उनसे सुपीरियर होते हैं। यह जनरली कई सारे ऐसे ट्रेट होते हैं जिसमें ओवर डोमिनेंस शो किया जाता है। तो वहाँ पर होता यूँ है कि जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनके परफॉर्मेंस बोथ होमोजाइगोट्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यह जो टर्म था वो सल के द्वारा दिया गया था। मॉर्गन ने वर्ष 1914 में मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में बताया। पहले यह माना जाता था कि कोई एक पार्टिकुलर जीन है, उसके सिर्फ 2 अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिसे हम एलील बोलते हैं, दोनों अल्टरनेट फॉर्म को। बाद में मॉर्गन ने बताया कि नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली म्यूटेशन के द्वारा ये डिफरेंट एलील, एक ही जीन के कई सारे रूप मिलते हैं, उन्हें हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। वर्ष 1915 में ब्रिज ने सुपर मेल और सुपर फीमेल के बारे में बताया। सुपर मेल ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें कई सारे वाई क्रोमोसोम होते हैं और सुपर फीमेल ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें कई सारे एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वर्ष 1915 में मॉर्गन ने जीन लोकस का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि जीन की एक लोकस होती है, वहीं पर वह उसका जीन लोकस कहने का तात्पर्य है कि किसी भी जीन का क्या एड्रेस होता है, वह पूरे जीनोम में किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही मिलेगा, किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम में किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलेगा, उसे हम लोकस बोलते हैं। या फिर आम लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो जीन का एड्रेस होता है उसे हम जीन लोकस बोल सकते हैं। वर्ष 1916 में मूलर ने कंसेप्ट दिया था, एक नया कंसेप्ट इंटरफेरेंस का कंसेप्ट दिया था।
इंटरफेरेंस कहने से तात्पर्य है कि यदि किसी पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस पॉइंट दो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उस पॉइंट के बिल्कुल आसपास दूसरा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इस कंसेप्ट को इसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। एक क्रॉसिंग ओवर यदि किसी पॉइंट पर हो रहा है तो उसके बिल्कुल पास में दूसरा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यह मूलर के द्वारा वर्ष 1916 में दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस 1916 तक के कार्य को मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों से निवेदन होगा कि आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें और कमेंट बॉक्स ज़रूर देखते रहें। यदि किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन हो, कोई मॉडिफिकेशन हो वीडियो के अंदर, तो मैं जनरली इस तरीके की चीज़ें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देता हूं, तो उससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। यदि कोई क्लैरिफिकेशन देखना हो या फिर आपको कोई कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।